हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि DSSSB सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के टीयर 2 के एग्ज़ाम होने में चंद ही दिन बचे हुए हैं। आशा करते हैं आप इस एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी सिंसियरली कर रहे होंगे। किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं उठाएं। अभ्यास पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अलग अलग तरह के ट्रांसलेशन के पैसेज लीजिए। आप अंग्रेजी ग्रामर में आप थोड़ा सा खुद को अच्छा करना शुरू कर दीजिए। काफ़ी सारे मॉक्स आप लीजिए। फुल लेंथ मॉक्स पर पूरा फोकस करिए और इवैल्यूएशन भी ज़रूर आप करवाइए। फ्रेंड, हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम में ट्रांसलेशन का जो स्वरूप रहने वाला है वो किस तरह का रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो टीयर 2 में जो ट्रांसलेशन के पैसेज रहने वाले हैं वे मोस्ट प्रोबेबली वो लीगल अफेयर्स पर आपके ट्रांसलेशन के पैसेज रहने वाले हैं, जिसमें 25 शब्द के करीब उसमें आपके वर्ड्स रहेंगे, 25 वर्ड्स रहेंगे और साधारण सा पैसेज के बारे में आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। चूँकि यह लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम है, इस कारण से पैसेज भी मुझे लगता है कि ऐसा रहेगा जो आपके लीगल अफेयर्स से रिलेटेड हो, जिसमें आपको टेक्निकल टर्म्स प्राप्त होंगे, अर्थात पारिभाषिक शब्द विधि पर आधारित आपको प्राप्त होने वाले हैं और स्टैंडर्ड वो रहेगा। और यदि आप स्टैंडर्ड पैसेजेस को उठाते हैं एग्ज़ाम में मान लिया जाए स्टैंडर्ड नहीं आता, काफ़ी आसान आता है, तो उसे आप बहुत ही आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड आ जाएगा तो फिर वहाँ पर आप के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए तैयारी करिए तो स्टैंडर्ड तैयारी करिए, स्टैंडर्ड चीज़ों को लेकर के अभ्यास करिए। फ्रेंड, एक प्रश्न दिमाग में आता होगा, कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा भी कि आखिर पैसेज जो आएगा ट्रांसलेशन के लिए वो अंग्रेजी से हिंदी होगा या हिंदी से अंग्रेजी होगा। मोस्ट प्रोबेबली वो अंग्रेजी से हिंदी करने के लिए ट्रांसलेशन के पैसेज प्राप्त होंगे, क्योंकि ये जस्ट क्या है कि द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। इसलिए अंग्रेजी भाषा जो है उसकी समझ आपकी कितनी होती है हिंदी में, इसको लेकर के वहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा। और चूँकि यह गेम चेंजर है, इस कारण से आपको हर एक सेक्शन में 3 सेक्शंस तो आने ही वाले हैं, हर एक सेक्शन के लिए आप काफ़ी सिंसियर तरीके से तैयारी करिए। ओके, यहाँ पर आप एक छोटा सा पैसेज देख पा रहे हैं और मैंने जो पैसेज उठाया है वह लीगल अफेयर्स पर बेस्ड है, अर्थात लॉ से रिलेटेड यह पैसेज है। इसमें आप कुछ टेक्निकल टर्म्स भी देख पा रहे होंगे। कोशिश करिएगा कि सबसे पहले आप अपने माइंड को तैयार करिएगा, उसको प्रिपेयर्ड करिएगा कि आज जो दिया गया पैसेज है वो किस तरह का है, उसका स्वरूप क्या है, ओके, उसका नेचर क्या है, और उसमें किसी भी तरह का अगर टेक्निकल टर्म्स यूज़ हुआ है तो उन टेक्निकल टर्म्स का टारगेट लैंग्वेज में क्या सब्स्टिट्यूट दिया जा सकता है, इस पर आपको विचार कर लेना। थोड़ा सा देर थोड़ा पॉज लेकर के, क्योंकि आपके पास काफ़ी समय है, 2 घंटे का समय काफ़ी है। 3 ही सेक्शंस आपको सॉल्व करने, काफ़ी हार्ड ऐसा भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग टेक्निकल टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा सा पढ़ते हैं और टेक्निकल टर्म्स को फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। द यूज़ ऑफ हिंदी इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान। प्रोसीडिंग्स आया है, प्रोसीडिंग्स को हम लोग हिंदी में कहेंगे कार्यवाही। देखिएगा, एक होता है कार्रवाई, कार्रवाई को हम लोग एक्शन कहते हैं हिंदी में, लेकिन यहाँ पर कार्यवाही है और कार्यवाही के लिए हम लोग प्रोसीडिंग्स शब्द का प्रयोग करेंगे। इसीलिए यह ज़रूर आप काम कर ले एग्ज़ाम में बैठने से पहले कि लीगल अफेयर्स से रिलेटेड जो टेक्निकल टर्म्स हो सकते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आत्मसात करिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करिए, ओके, ताकि आपको ट्रांसलेशन करते समय में मान लीजिए इस तरह के ट्रांसलेशन आ गए हैं और ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट तत्क्षण आपके दिमाग में आपके सब्स्टिट्यूट्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर तो बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी होगी, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम ख़राब जाएगा और आपके हाथ से एक अच्छी नौकरी छूट जाएगी। इसलिए किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले। जो भी आप खंड या जो भी आप टेस्ट लेते हैं उसका मूल्यांकन बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप मूल्यांकन जरूर करवाइए, क्योंकि आप अपने से किस टेस्ट का मूल्यांकन न करें
तो अच्छा रहेगा, कोई एक्सपर्ट से जरूर करवाइए। बाय द वे ये हो गया प्रोसीडिंग्स का हिंदी कार्यवाही। आगे देखते हैं वॉज ऑथोराइज्ड, एक यहाँ पर एक टर्म आ रहा है ऑथोराइज। ऑथोराइज का मतलब होता है अधिकृत करना या प्राधिकृत करना। आगे देखिए आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950, 1950 में संविधान के अनुच्छेद 348(2), ठीक है। आफ्टर द कैबिनेट कमिटीज डिसीजन, देखिएगा कैबिनेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं मंत्रिमंडल और कमिटी को हम लोग कहेंगे समिति। डिसीजन तो निर्णय हो गया। एज मेंशन्ड अबव मतलब जैसा कि ऊपर वर्णित है। आगे देखिए द यूज़ ऑफ हिंदी वाज ऑथोराइज्ड, फिर वही ऑथोराइज है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और कोई यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स हम लोग ऐसा नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, इसको आप लेकर के चल सकते हैं। कंसल्टेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं परामर्श, ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम लोग हिंदी में कहेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, नहीं तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर खुद को टेक्निकल टर्म से रिलेटेड तैयार कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक सेंटेंस को लेकर के ट्रांसलेशन करना प्रारंभ करते हैं। ओके, देखिए क्या है, क्या करना है, ध्यान रखिएगा ट्रांसलेशन करने से पहले कुछ बातों को। एक तो मैंने बताया कि टेक्निकल टर्म्स से रिलेटेड खुद को आश्वस्त कर लेना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आपको हिंदी और अंग्रेजी से रिलेटेड जो वाक्य विन्यास है, अर्थात जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिंटैक्टिकल जो स्ट्रक्चर है, उस पर आपको ध्यान देना है। ओके, हिंदी का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है और अंग्रेजी का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, दोनों में क्या माइन्यूट डिफरेंस होता है, उसको जान लेना है। खैर ये इस छोटे से पैसेज में आपको बहुत आइडिया प्राप्त होने वाला है। चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जो भी पैसेज आपको प्राप्त हो रहा है उसमें सबसे पहले आपको वर्ब को खोजना है। ओके, यहाँ पर हम लोग वर्ब देख रहे हैं वॉज ऑथोराइज्ड। वॉज ऑथोराइज्ड पैसिव वॉइस में, और कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में। आपको एनालिसिस करना है, इससे क्या होगा, टेंसिकल मिस्टेक नहीं होगा। वॉज ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज का हिंदी हम लोगों ने किया था अधिकृत करना, और वॉज ऑथोराइज्ड हो गया मतलब अधिकृत किया गया पैसिव वॉइस में। अब इससे प्रश्न करिएगा सब्जेक्ट को निकालने के लिए, किसको अधिकृत किया गया, मतलब किसको अधिकृत किया गया, किसको। जनरली क्या होता है कि जो फाइनाइट वर्ब हम लोग देखते हैं उसी के जस्ट पहले सब्जेक्ट होता है। किसको अधिकृत किया गया, राजस्थान के उच्च न्यायालय के कार्यवाही में हिंदी के प्रयोग को। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है वो दयूस से लेकर के राजस्थान तक है, और इसका हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, पीछे से लेकर के चलेंगे। राजस्थान, देखिए राजस्थान के उच्च न्यायालय के कार्यवाही में हिंदी के प्रयोग को अधिकृत किया गया। अब ये जो पार्ट बचा हुआ है इस वाक्य का, यह कहलाता है अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स को हम लोग जनरली क्या करते हैं, सबसे शुरू में उसको लिखते हैं। और चूंकि ये एक कैटेगरी है, इसको हम लोग एक यूनिट मानेंगे। देखिएगा इसमें 3 यूनिट्स है, एक तो हो गया सब्जेक्ट, और एक हो गया वर्ब, और तीसरा जो हो गया ये अदर वर्ड्स वाला। इसको हम लोग शुरू में लिखेंगे और पीछे से ट्रांसलेशन करेंगे। 1950 में लिखते चले जाएं। 1950 में संविधान के अनुच्छेद 348(2) के तहत, अंडर मतलब तहत, के तहत अब कॉमा देंगे और इसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे और क्रिया को लास्ट में रखेंगे। हिंदी का वाक्य विन्यास ही कहता है कि जो क्रिया होगा वह सबसे अंत में आएगा। तो अब सब्जेक्ट को रखेंगे, इधर से लेंगे राजस्थान के उच्च न्यायालय के कार्यवाही में हिंदी के प्रयोग को अब सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर ले लिए, उसका हम लोग अनुवाद कर लिए। अब इस वर्ब को रख देना है, प्रयोग को। इसका हम लोगों ने क्या ट्रांसलेशन किया था, अधिकृत किया गया। हिंदी के प्रयोग को अधिकृत किया गया, बन गया।
कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह से हम लोग दूसरे वाक्य का भी अनुवाद करते हैं। दूसरे वाक्य के अनुवाद में हम लोग पुनः हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि अदर वर्ड्स उसमें शुरू में यहाँ पर आ रहा है। इसे हम लोग चलते हैं, सबसे पहले इसको हटाते हैं, मिटा लेते हैं। अगर आप लोगों को देखना है फिर से तो आप लोग वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखिए, आफ्टर द कैबिनेट कमिटीज़ डिसीजन डेटेड 21/5/1965 एज मेंशन्ड अबव, यहाँ कॉमा है, इसका दायरा यहाँ से शुरू होता है आफ्टर से और ख़त्म होता है अबाव से। और इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं वर्ब यहाँ पर वॉज ऑथोराइज्ड, ये हम लोगों का फाइनाइट वर्ब है और इसका सब्जेक्ट कौन आ रहा है, द यूज़ ऑफ हिंदी, और बाकी इधर जो भी आ रहे हैं अदर वर्ड्स में आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसे हम लोग का ट्रांसलेशन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इधर से पीछे से करेंगे, लेकर के चलेंगे। एज मेंशन्ड अबव मतलब जैसा कि ऊपर वर्णित है, चलते हैं, जैसा कि ऊपर वर्णित है क्या, इसके बाद सब्जेक्ट को लेंगे, है ना। इस फ्रेज का भी अपना एक सब्जेक्ट होता है, जैसा कि ऊपर वर्णित है। मंत्रिमंडल समिति हम लोग लेंगे, मंत्रिमंडल समिति क्या, समिति के द्वारा निर्णय लिया गया ना, समिति के द्वारा कब निर्णय लिया गया, 21/5/1965 को मंत्रिमंडल समिति के द्वारा दिनांक 21/5, इसी फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे, 21/5/1965 को मंत्रिमंडल समिति, जैसा कि ऊपर वर्णित है, मंत्रिमंडल समिति के द्वारा दिनांक 21/5/1965 में निर्णय लिया गया, ठीक है, निर्णय लिया गया। अब आगे लिखना शुरू कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये जो इधर से जो ये सब सारी चीज़ों को हम लोग देख पा रहे हैं, इसको हम लोग शुरू में रखेंगे। ये सब सारे तो अदर वर्ड्स हैं ना। वॉज ऑथोराइज्ड इन द हाई कोर्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, देखिएगा, भारत के, इधर से लेकर के चलेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से हिंदी के प्रयोग को, है ना, हिंदी के, और ये वॉज ऑथोराइज तो सबसे अंत में जाएगा, जैसा कि मैंने कहा था, हिंदी के प्रयोग को उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में 1969 लिखेंगे ब्रैकेट्स में, जैसा फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और इस तरह से हम लोग इसका अनुवाद पूरा कर लेंगे। तब इसको सजाना है, ऑर्गेनाइज करना है अपने विचार को, जैसा कि ऊपर वर्णित है, मंत्रिमंडल समिति के द्वारा दिनांक 21/5/1965 में निर्णय लिया गया कि भी आप दे सकते हैं, आप लिखिएगा कि भारत में मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश के परामर्श से इसके बाद फिर सब्जेक्ट हम लोग देंगे, परामर्श से हिंदी के प्रयोग थोड़ा जगह ले लेते हैं, हिंदी के प्रयोग को कहाँ किया गया, हिंदी के प्रयोग को उत्तर प्रदेश 1969, मध्य प्रदेश 1971,
और बिहार 1972 के उच्च न्यायालयों में क्या है, वॉज ऑथराइज्ड। अब चूंकि वर्ब हमें लगाना है, वर्ब को अंत में रखना है, उच्च न्यायालयों में अधिकृत किया गया, हो गया, अधिकृत किया गया। अब एक बार पढ़ भी लीजिए और पूरी तरह से श्योर हो जाइए कि आपका वाक्य विन्यास सही है कि नहीं, वो बोधगम्य है कि नहीं। एक बार पढ़िए। जैसा कि ऊपर वर्णित है, मंत्रिमंडल समिति के द्वारा दिनांक 21/5/1965 में निर्णय लिया गया कि, यहाँ की डाल ही दीजिए, अच्छा रहेगा, भारत में मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से हिंदी के प्रयोग को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के उच्च न्यायालयों में अधिकृत किया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस पैसेज का अनुवाद कैसे किया जाना चाहिए। आशा करते हैं कि आप इस तरह के पैसेजेस को लेकर के अभ्यास करिएगा तो वो अच्छा रहेगा। एक स्टैंडर्ड तैयारी आप करिए, तब आसान जो पैसेज एग्ज़ाम में आएंगे उसे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड, इससे रिलेटेड, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, इस टीयर 2 एग्ज़ाम से रिलेटेड कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ मॉक्स प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको काफ़ी सारे अंग्रेजी लैंग्वेज से रिलेटेड मॉक्स प्राप्त हो रहे हैं। 50 से भी ज़्यादा आपको मॉक्स प्राप्त हो रहे हैं अलग अलग सेक्शन से रिलेटेड। जो भी आप मॉक्स देते हैं उसका मूल्यांकन भी आपको मिल रहा है। डिटेल यदि लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जा कर के आप कोर्स को देख सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।